नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षपाल और आप सुन रहे हैं एक हॉरर उपन्यास, फिर वही खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3। साहिल ने फ्लैट का दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला। अंदर से खुला होने के कारण दरवाज़ा खुलता ही चला गया। फ्लैट में दाखिल होने के बाद उसने हाथों में मौजूद सब्जियों का थैला टेबल पर रखा और उस लड़के को लक्ष्य करके कहा, जो सोफे पर बैठा किसी पुरानी एल्बम की तस्वीरें देख रहा था। हाउ वाज द डे? यस, फाइनल। लड़के ने एल्बम के नज़र उठाए बगैर कहा, तुम्हारे पसंद की सब्जी लाया हूँ। थैंक यू। यश ने सब्जी के थैले पर नज़र डाले बगैर कहा। वॉशरूम जाने से पहले साहिल ने उसे गौर से देखा। तस्वीरों को देखने का उसका अंदाज बता रहा था कि वे उनके जरिए यादों की बिखरी हुई कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। साहिल के चेहरे पर अनगिनत भाव आए और चले गए। उसके वॉशरूम जाने के बाद यश ने टेबल पर पड़े सब्जियों के थैले को देखा। थैले में आलू, टमाटर आदि के अलावा कुछ बैंगन भी थे। लगभग 20 मिनट बाद साहिल बाहर आया। रेफ्रिजरेटर से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाल और 2 कांच के गिलास के साथ यश के पास आकर बैठ गया। कोल्ड ड्रिंक को गिलास में पलटने के दौरान उसकी निगाहें यश पर ही ठहरी हुई थी, लेकिन उसके वॉशरूम से आकर सोफे पर बैठने के दौरान यश ने एक भी बार उसकी ओर नहीं देखा था। ये मम्मी पापा हैं? साहिल ने एक तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा। उसकी टिप्पणी के बाद यश ने उस फोटो को थोड़े गौर से देखा। हाँ, यही मम्मी पापा हैं। हाँ, तुम गौर से देखो और पाओगे कि तुम्हारी आंखों का रंग और होठों की शेप बिल्कुल मम्मी के जैसी है। मैंने तो माँ बाप के आनुवंशिक विरासत के रूप में केवल पापा का चौड़ा माथा और लंबी नाक ही पाई है। यश मुस्कुराया। साहिल के कथन की सच्चाई परखने के लिए उसने पहले उनके चेहरे पर दृष्टिपात किया, फिर तस्वीर पर, जिसमें एक थोड़ा सा गार्डन से झूले पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। कोल्ड ड्रिंक लो, साहिल ने गिलास की ओर बढ़ाते हुए कहा। यश ने गिलास थामे की बजाय चेहरे पर नासमझी का भाव लिए हुए उसकी ओर देखा। माउंटेन ड्यू तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक? डर के आगे जीत है, भूल गए? यश ने एल्बम बंद करके सोफे पर रखने के बाद गिलास थाम लिया। चीयर्स नहीं करोगे? ओह, यह चीयर्स। कांच के टकराने की ध्वनि समाप्त होते ही दोनों ने गिलास अपने अपने होठ से लगा लिया। अरे हाँ, साहिल चौका, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। जस्ट अ मिनट। साहिल ने गिलास सेंटर के टेबल पर रखा और जीन्स की साइड पॉकेट से वॉलेट निकाला। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में 2 मूवी टिकट्स थे। ये द नन के मैट्रिक्स शो के टिकट्स हैं। तुम हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों के शौकीन हो, स्पेशलिस्ट द क्रिंजिंग यूनिवर्स की फिल्मों के लिए मैं ये ले आया। यह फिल्म द क्रिंज सीरीज अब तक की आई सभी फिल्मों में प्रचलित है। इसमें ब्लैक की ओरिजिन के बारे में बताया गया है। यह कितनी अजीब बात है ना भैया, कि मेरी पसंद के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। जिन सब्जियों को आप मेरी पसंद बता रहे हैं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने उन्हें आखिरी बार कब खाया था। जिन जॉनर की फिल्मों को आप मेरी पसंदीदा बता रहे हैं, उन जॉनर की फिल्मों का नाम तक मुझे मालूम नहीं। यश ने झुंझुलाकर गिलास सेंटर के टेबल पर रख दिया। अतीत को खोकर जीतना कितना मुश्किल हो जाता है, ये मुझे आज समझ में आ रहा है। ज़हन में अब न तो किसी दोस्त की पहचान बाकी रह गई है और न किसी दुश्मन की। चारों ओर फैली धुंध भरी वीरानगी में अपनी पहचान तलाशने के लिए मैं जितनी बार भी भटकता हूँ, उतनी बार ठोकर खाकर गिर पड़ता हूँ। करोड़ों की भीड़ में मैं खुद को ऐसे इंसान के रूप में अकेला पाता हूँ, जो कभी तस्वीरों के जरिए अपने माँ बाप को पहचानने की कोशिश करता है, तो कभी एक अनजान शख्स के जरिए अपनी पसंद नापसंद से रूबरू होता है। नहीं यश, साहिल ने गिलास सेंटर के टेबल पर रख दिया और उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई अनजान शख्स नहीं हूँ, तुम्हारा भाई,
तुम्हारा सगा हूँ मैं। हमने हमने साथ में बचपन बिताया है यार। जो अपनी पहचान से मरहूम ना हो, जो खुद के वजूद से अनजान हो और जो अपने को ही अपना सगा नहीं कह सकता, वह किसी और को सगा कैसे मान सकता है। तुम्हारी यादें वापस आएंगी, मैं लाऊंगा उन्हें। साहिल की ऐसी सांत्वनाएं यश पहले भी सुन चुका था और अब फिर से सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बगैर कुछ कहे चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। साहिल ने उसकी आंखों में पानी भर आए। पहचान आंसुओं के रूप में थी। दोनों में से किसी ने सेंटर टेबल पर रखे गिलास को दोबारा हाथ नहीं लगाया। काफी देर की खामोशी के बाद यश अपनी जगह से उठा। कहाँ जा रहे हो? साहिल ने पूछा। टेरेस पर। शायद शाम की खूबसूरती मेरे दर्द और बेचैन को कुछ कम कर सके। कहने के बाद यश बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद साहिल थोड़ी देर तक ख्यालों में घूम रहा। फिर उसने दानन की टिकट्स को वापस वॉलेट में रख लिया और स्टडी टेबल के पास पहुंचा। लैपटॉप का पावर बटन ऑन किया। सिस्टम के स्टार्ट होने तक उसने टेबल पर बिखरी बुक्स और नोटबुक को किनारे कर दिया। लैपटॉप स्टार्ट होने के बाद उसने डेस्कटॉप पर मौजूद क्रोम ब्राउज़र के आइकन पर क्लिक किया। गूगल के सर्च बॉक्स में हिंदी इनपुट टूल की सहायता से ब्रह्मराक्षस टाइप किया और एंटर पर क्लिक करने के बाद सर्च रिजल्ट की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में मॉनिटर पर ब्रह्मराक्षस से जुड़ी जानकारियां रखने वाले ब्लॉग्स और वेबसाइट की सूची नज़र आने लगी। साहिल ने इन तमाम सूची का अवलोकन किया और फिर एक यूआरएल पर क्लिक कर दिया। यूआरएल के वेब पेज पर ब्रह्मराक्षस के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध थी। लगभग 20 मिनट तक उसने उस पेज पर मौजूद कंटेंट को पढ़ा और फिर एक ब्लॉग पेपर पर उसका सारांश लिखने लगा। हिंदू धर्म में वर्णित 84 लाख योनियों में से एक योनि ब्रह्मराक्षस की होती है। इनमें देवताओं और राक्षस के गुण समान रूप में पाए जाते हैं। पीपल के पुराने पेड़ और वीरान पड़ी हवेलियों में इनका वास होता है। ब्रह्मराक्षस योनि को प्राय वे ब्राह्मण प्राप्त होते हैं जो दुराचारी होते हैं और अकाल मृत्यु के कारण शरीर त्याग देते हैं। अब तक ज्ञात सभी पैशाचिक शक्तियों में से ब्रह्मराक्षस को सर्वोच्च पैशाचिक शक्ति माना गया है। इन्हें सामान्य तांत्रिक अनुष्ठानों से काबू नहीं किया जा सकता। ये दिखने में सामान्य मनुष्य की भांति होते हैं, किंतु इनकी शारीरिक भाषा और चेहरे के हाव भाव डरावने होते हैं। रक्त इनका सर्वाधिक पसंदीदा पेय होता है। शिकार के दौरान ये पशु का रूप धारण कर लेते हैं। ज़्यादातर ये भेड़िए मानव का रूप धारण करते हैं। श्री भागवत गीता के श्लोक और स्वास्तिक चिन्ह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए इन्हें काबू में करने वाले अनुष्ठानों में गीता के श्लोक और स्वास्तिक चिन्ह का महत्ता दी जाती है। मध्य भारत और दक्षिणी भारत में ब्रह्मराक्षसों के मंदिर पाए जाते हैं, जिनमें केरल के कोयटम जिले का ब्रह्मराक्षस मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्लैक पेपर पर उपयुक्त सारांश लिखने के बाद साहिल ने वेब पेज को क्लोज कर दिया। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो उठा था। उसने माथा थामकर कुछ देर तक चिंतन मनन किया, फिर खड़ा हो गया। दुबली पतली संस्कृति दिग्विजय के तेज थप्पड़ का आवेग सह न सकी और लहरकर सोफे पर गिरी। दिग्विजय के भाषण क्रोध के आगे परिवार का हर सदस्य सहम कर रह गया था। संस्कृति एक बार सोफे पर पड़ी रह गई। उसने उठने का प्रयास नहीं किया और पुष्ट पर माथा टिकाकर सिसकने लगी। सुजाता बेटी की ओर बढ़ने को उद्युक्त हुई ही थी कि दिग्विजय दिगाड़ पड़े। वहीं ठहर जाओ सुजाता, फिर किसी प्रकार की ममता जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे थप्पड़ की चोट उसके थप्पड़ की चोट से अधिक नहीं होगी जो उसने भरी महफिल में हमारे सामने हमारे गाल पर मारा है। 4 दिनों तक अंधेरी कोठरी में बंद रहेगी तो इसके अंदर से सारी विलायती संस्कृति खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी, जो महज कुछ सालों में ही इसके रंग रंग में दिखने लगी है। कोई कुछ नहीं बोला। मेहमान के सामने हुए अपमान की तिलमिलाहट दिग्विजय के चेहरे पर जर्जर से नुमाया हो रही थी। क्रोध की अधिकता के कारण उसके चेहरे का गोरा वर्ण रक्तिम पड़ गया था। सांस की गहरी हांफने की तेज हो चुकी थी। उसके शरीर का कंपन देखकर कोई भी इस गलतफहमी का शिकार हो गया था कि वह
जूड़ी का मरीज है। वर्षों से कमाए हुए मेरे शान और रुतबे को इस लड़की ने पल भर में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ठाकुर खानदान के माथे पर इसने कलम का जो टीका लगाया है, वह काला टीका इसके आंसुओं से भी नहीं धुल सकेगा। क्रोध के कारण दिग्विजय की वाणी खड़कती हुई, किंतु सिर की सैन्य होकर उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हें यह जिद है कि तुम मृत्युंजय के बेटे से शादी नहीं करोगी, तो हमारी भी यह जिद सुन लो कि राजमहल की दहलीज को तुम्हारी डोली उठेगी तो सिर्फ मृत्युंजय के बेटे के घर। दिग्विजय का फैसला सुन संस्कृति ने आंसू से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और हिचकियों के बीच कहा, मेरी जिद के आगे आपकी जिद हार जाएगी। मैं मरना कबूल करूंगी, लेकिन उस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जिसकी आंखों में मेरे लिए खुद वहसीपन देखा है। आप अपना पॉलिटिक्स करियर संवारने के चक्कर में अपने बेटे की जिंदगी एक हैवान के साथ जोड़ना चाहते हैं। आप मेरी लाइफ को इतनी इम्पोर्टेंट डिसीजन बिना मुझसे बताए कैसे ले सकते हैं? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं उस शख्स को अपनी कसौटी पर परख सकूं जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है? ये तुम नहीं, विलायती सोच बोल रही है। आधुनिक बनने की आधुनिक दौड़ में आज की युवा पीढ़ी इस कदर गुमराह हो चुकी है कि माँ बाप की पसंद को अपने पैमाने पर परखने की मांग करने लगी है। मृत्युंजय के बेटे को इस परिवार का हर सदस्य तुम्हारे लिए योग्य मानता है। हर फैमिली मेंबर नहीं पापा, सिर्फ आपके जिद के वैभव और मेरे लिए फेवरेट मानना है। कोई भी फैमिली मेंबर यह जानते हुए कि वह एक आस्य पॉलिटिक्स का शराबी और निकम्मा बेटा है, नो वन केस एक्सपर्ट जिन ह्यूमी हस्बैंड। इस बेवकूफ़ लड़की की सोच कितने लोगों से सहमत है? दिग्विजय ड्राइंग रूम मौजूद सदस्य को लक्ष्य करके चिल्ला उठे। कितने लोग जो ये मानते हैं कि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे एक हैवान के साथ बांधना चाहते हैं। सभी सदस्यों ने नजरें झुका ली। वे दिग्विजय के भीषण क्रोध का दानवला से भयभीत थे या वास्तव में उनके फैसले के सहमत थे, कहना मुश्किल है। देखना तुम्हें, हर कोई यही मान रहा है कि हमारा फैसला तुम्हारे लिए हित में है। संस्कृति बगैर कुछ कहे सिसकती रही। हम कल गुरुकुल का विवाह का मुहूर्त निकलवाने के लिए राजमहल बुलवा रहे हैं। हमें उम्मीद है तब तक तुम हमारे फैसले को स्वीकार कर चुकी होगी। कहने के बाद दिग्विजय वहां से एक पल भी न ठहरा और चला गया। वह कमरा राजमहल का स्टोर रूम था जिसमें संस्कृति को बंद किया गया था, क्योंकि दिग्विजय को विश्वास था कि यदि उसके 4 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा तो वह वैभव से शादी करने की जिद छोड़ देगी। रोशनी के नाम पर कमरे में केवल एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लो रोशनदान से आती हवाओं के कारण कभी इधर उधर लहरा रही थी तो कभी बुझने के कगार पर पहुंच रही थी। कमरे का आधे से अधिक हिस्सा उन चीज़ों से भरा पड़ा था जो घर की मरम्मत और साफ सफाई के दौरान बतौर कबाड़ा निकाल दी जाती हैं। बाकी हिस्से में एक कोने में संस्कृति सिमटी हुई थी। उसके चेहरे पर सिकन और अफसोस की बजाय दृढ़ता के भाव थे। उसके मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि वैभव जैसे लंपट से शादी करने से बेहतर यही होगा कि वह जिंदगी इस काल कोठरी में पड़ी पड़ी बिता दे। थोड़ी देर तक वह उबकर खड़ी हो गई और खिड़की के पास पहुंची। खिड़की के पट खुलते ही सर्द हवा का झोंका उसके जिस्म से टकराया। उमस से राहत पाने के बाद उसने आसमान की ओर देखा। रात पूनम की थी। पूरे आकार का चांद आसमान में तैर रहे साफ बादलों की कतार के बीच अटखेलियां कर रहा था। हालांकि कमरे में हवा चल आने के मोमबत्ती बुझ गई थी, लेकिन कमरे में दाखिल होने वाली धूप चांदनी से संस्कृति को उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। स्टोर रूम राजमहल के भूतल पर था। खिड़की के सामने से ईंटों की एक पतली सी सड़क गुजरती थी और जो गांव के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए खेतों की ओर चली जाती थी। संस्कृति कुछ देर तक ठंडी हवा खाने के उद्देश्य से खिड़की की ग्रिल पकड़कर खड़ी हो गई। रात नित्य की अपेक्षा थोड़ी डरावनी थी। वातावरण में जब तक पत्तों की सिरसराहट गूंजती थी तो भ्रम होता था कि बादलों से भरी खामोशी रात को किसी का मौत पर सिसक रही है। आसमान से तारे नदारद थे।
जब बादलों का कोई टुकड़ा चांद को झेप लेता था तो धवल चांदनी में नहाई हुई पूर्णिमा की रात अमावस्या की शाही रात में तब्दील हो जाती। कुछ रात का असर था तो कुछ कभी न खोने वाले कमरे में आज अकेले मौजूद होने का एहसास, जो संस्कृति को अब धीरे धीरे खौफवाही होने लगा। उसने स्टोर रूम में बंद हुए 4 घंटे से ऊपर हो गए। इस बीच कोई उसी दशा देखने नहीं आया। एक दो बार दरवाजे पर हुई आहट ने संस्कृति ने अनुमान लगाया था कि सुजाता दरवाजे की झिर्री इत्यादि को झांककर उसकी सुरक्षा के प्रति आश्वासित होने आई थी। आखिरकार सुजाता पत्नी और माँ होने से पहले एक स्त्री थी। वह जानती थी कि संस्कृत का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन यह एक हाई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन से संबंध की महत्वाकांक्षा ने दिग्विजय को इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने वैभव के सारे अवगुणों को नज़रअंदाज कर दिया। जब जब सुजाता वैभव की कमियों को गिनते हुए उसे संस्कृति के लिए अयोग्य साबित करने की कोशिश करती थी, तब तक दिग्विजय यही कहा करता था कि शादी के बाद एक लड़की के सारे अरमान आरामदायक जीवन जीने की इच्छा के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाते हैं। वैभव भले ही अवगुणों की खान हो, लेकिन संस्कृति को एक आरामदायक जीवन को मुहैया करा सकता है। सुजाता जानती थी कि जिस खानदान में वह ब्याह कर लाई गई थी, उस खानदान में शुरू से ही स्त्री को सजावट की वस्तु से अधिक नहीं समझा गया था। इसी कारण वह स्त्री के भावनाओं, संवेदनाओं इत्यादि का हवाला देकर बहकाने से अधिक लंबी नहीं खींच पाती थी। आज जब खुद संस्कृति ने वैभव को सरेआम इनकार कर दिया था, तो कहीं न कहीं उसके अंदर बैठी स्त्री आत्महत्या हो उठी थी। लेकिन इस इंसान की पत्नी होने के कारण जो अपनी बेटी की वजह से भरी महफिल में जलील हो गया था, वह चाहकर भी स्त्रीत्व को खुशी से शामिल नहीं कर सकी। संस्कृति समझदार थी और माँ के अंतर्द्वंद से वाकिफ थी, लेकिन साथ ही साथ यह भी समझती थी कि अगर आज उसने माँ के अंतर्द्वंद पर तरस खाकर पिता की खानदानी खास जैसे मनोगेरा के आगे घुटने टेककर जीवन के साथ समझौता कर लिया, तो उसमें ताउम्र अपने अरमानों का गला घोटकर जिंदगी को घसीटना पड़ेगा। इसलिए उसने परिणाम की परवाह न करते हुए प्रतिशोध करने की ठान ली थी। उसने स्टोर वॉच पर नज़र डाली। 10 बजकर लगभग 7 मिनट हो रहे थे। उसे अब खिड़की के पास खड़े हुए 15 मिनट से अधिक हो चले थे। वह पलटने ही वाली थी कि अचानक हवाओं का वेग इस सीमा के तीव्र हो गया कि स्टोर रूम में मौजूद कबाड़ा खड़खड़ा उठे। वातावरण में कई कुत्तों के रोने का समावेश स्वर गूंजा और संस्कृति का कलेजा हल्के में आ गया। कुत्ता का रोना और मौसम के रुख में आसमासिक वातावरण उसे सामान्य नहीं लगा। उसने खिड़की बंद करने के उद्देश्य के पल्लों को हाथ लगाया ही था कि सरसती हुई हवा उसके कानों में कुछ कहने लगी। माया। वह बुरी तरह चौंकी। बिजली सी तेजी से 7 पलटी लगी, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। हवा के कारण दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और कबाड़ों के हिलने की आवाज़ जरूर आ रही थी, लेकिन वह इसी श्रेणी की नहीं थी कि वह स्पष्ट रूप से माया शब्द के तब्दील होकर सुनाई दे। वह आवाज़ ऐसी थी जिसे किसी ने पीछे खड़े होकर उसके कानों में फुसफुसाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया हो। संस्कृति ने सीने पर हाथ रखकर इंसमीन की सांस ली। इस घटना को वहम का नाम देकर जहन से बाहर किया और दोबारा खिड़की की ओर मुड़ी। कुत्ते का रोना अब तेज हो उठा था। वातावरण के अचानक बदले रुख के उसकी मानसिकता पर भी प्रभाव डाला। थोड़ी देर पहले जो चांद सामान्य नजर आ रहा था, वही चांद अब उसे डरावना लगने लगा। अचानक ये सब क्या होने लगा? उसके होठ थरथराए। माया। एक बार फिर वही फुसफुसाहट। कौन है? प्रत्यक्ष की हवा का एक तेजा झोंका कमरे में स्पष्ट हुआ और स्टोर रूम में कबाड़ यूं खड़खड़ा उठे मानो उसकी अवस्था का अट्ठास कर रहे हों। संस्कृति का जिस्म भ्रम की मासिक सर्द पड़ने लगा। उसका शक यकीन में तब्दील हो गया। कोई तो जरूर है स्टोर रूम में जिसने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था, लेकिन कहाँ? कमरे का ज़्यादातर हिस्सा टूटे हुए फर्नीचर तथा धूलि धरिस्त कबाड़ से भरा हुआ था।
और खाली हिस्से में वह खुद थी। कौन है? ये कैसा मजाक है? संस्कृति डर से हलक उठी। माया, एक आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार संस्कृति के होठों से शब्द नहीं फिसल सके। भय से थरकते हुए उसने प्रत्येक कानों का मुआयना किया, लेकिन आवाज़ का उद्यम तलाशने में विफल रही। फुसफुसाहट किसी कोने में न आकर इस प्रकार कानों में पड़ी जैसे फुसफुसाना वाला ठीक उसी के पीछे खड़ा हो।